अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मलक मोहम्मद अवान का जिक्र करेंगे, जिनके हालाते ज़िंदगी सुनकर फ़ैसला आपने करना है कि इनकी ज़िंदगी क्या थी। एक आम इंसान जो फ़ौज में मुलाजम था, उसको वक्त ने किस दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि उस पर 120 अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम लगा और 5 बार सजाए मौत और 149 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ केपीके, डॉन ऑफ लाहौर, डॉन ऑफ गुजरांवाला और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दें, मैं उनसे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मलक मोहम्मद अवान तहसील तलाकंग ज़िला चकवाल के गांव धरनाल में सन 1926 में मलक लाल खान के घर पैदा हुए। कुछ लोगों के मुताबिक मलक मोहम्मद अवान ढोक मसाइब गांव में रहते थे। ये मोहम्मद खान धरनाल के नाम से पूरे पाकिस्तान में मशहूर हुए। मोहम्मद खान धरनाल के वालिद मलक लाल खान और दादा फ़ौज में मुलाजिम थे, जबकि इनका ख़ानदान ज़मींदार और बड़े रकबे के मालिक थे। इनके वालिद मुलाजमत के बाद ज़मीनों की देखभाल किया करते थे। इनका ताल्लुक़ मलक अवान बरादरी से था। मोहम्मद खान के 5 भाई थे, जिनमें से 3 फ़ौज में थे, जिसकी वजह से मोहम्मद खान को शुरू से ही फ़ौज में जाने का शौक़ था। मोहम्मद खान का ख़ानदान दीनी घराना था और इनकी ज़िंदगी खुशहाल गुजर रही थी। सन 1940 में दूसरे जंग अजीम लगी तो उस वक्त मोहम्मद खान की उम्र 14 बरस थी। मोहम्मद खान के चचा मलक अला यार खान उस वक्त यूपी में फ़ौज में राजपूत यूनिट में हवलदार थे। उन दिनों फ़ौज में भर्ती हो रही थी। मोहम्मद खान को फ़ौज में भर्ती का शौक़ बचपन ही से था, जिसकी वजह से वो फ़ौज में भर्ती होने अपने चचा के पास यूपी चले गए और फ़ौज में सिपाही भर्ती हो गए। कुछ अरसे बाद मोहम्मद खान की फ़ौज में एक दर्जा तरक्की हो गई और सन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद उनकी 58 पंजाब रेजिमेंट में ट्रांसफ़र हो गई। मोहम्मद खान ने काफ़ी वक्त कश्मीर के महाज पर भी गुजारा। सन 1950 में मोहम्मद खान छुट्टी पर घर आए तो गांव के नंबरदार और मोहम्मद खान के बड़े भाई हाशिम खान का आपस में सियासत की वजह से तनाज़ा हो गया। नंबरदार जिस सियासी धड़े की हमायत करते थे, हाशिम खान उसके मुखालिफ धड़े की हमायत में थे। उस वक्त इलेक्शन का मामला चल रहा था, जबकि सियासी शख्सियात नंबरदार की पुश्तपनाही कर रही थीं। एक साजिश के तहत नंबरदार के घर फायरिंग कराई गई, जिसका पर्चा हाशिम खान और मोहम्मद खान पर दर्ज कराया गया, जिसमें दफ़ा 307 इरादा कत्ल और दफ़ा 392 डकैती का नामजद पर्चा दर्ज हुआ और हर तरफ ये बात फैला दी गई कि दोनों भाई मुसल्ला होकर नंबरदार को कत्ल करने और डाका डालने उनके घर गए और जब नंबरदार उनके हाथ ना लगा तो वो डाका डालकर और फायरिंग करके फ़रार हो गए। इस बात ने मोहम्मद खान के होश उड़ा दिए और वो हैरान रह गए। पुलिस ने इनकी तलाश शुरू कर दी और जल्द ही दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और हवालात में बंद कर दिया गया। चालान हुआ और वो जेल चले गए। थानेदार ने इन पर असलहा बरामदगी भी डाल दी थी और इन पर डाका साबित कर दिया गया। अदालत में 6 माह तक केस चला और इन दोनों भाइयों को 3-3 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। इस सज़ा में कुछ माफ़ी हो गई और दोनों भाई सन 1952 में बाकी सज़ा काट कर जेल से बाहर आ गए। दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर मलक अमीर मोहम्मद खान और एक मशहूर पीर साहब की दरीना दुश्मनी चली आ रही थी। पाकिस्तान बनने से कबल अंग्रेज़ के ज़माने में
मलक अमीर मोहम्मद खान ने पीर साहब के वालिद को कैद की सज़ा दिलाई थी, जिसका पीर साहब को बड़ा रंज था। पीर साहब के वालिद उनके सियासी हरीफ थे, जबकि मोहम्मद खान का ख़ानदान मलक अमीर खान का हमायती था। मोहम्मद खान मलक अमीर खान को बाप का दर्जा देते थे और इनकी बहुत इज्जत करते थे। पीर साहब और इनके सियासी हरीफ मोहम्मद खान को अपना दुश्मन समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने इन्हें रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की। मोहम्मद खान को जेल से बाहर आए कुछ ही अरसा हुआ था कि नंबरदार ने एक और मंसूबा बनाया। हाशिम खान उन दिनों बीमार थे और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे, जिनको मोहम्मद खान हस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में नंबरदार के 3 आदमियों ने उनको ललकारा और चाकू से उन पर हमला कर दिया। मोहम्मद खान ने उनका हमला रोका और उनसे चाकू छीनकर बंदों को ज़ख्मी कर दिया। जल्द ही लोग इकट्ठे हो गए और झगड़ा ख़त्म करा दिया गया और फिर दोनों भाइयों पर दफ़ा 307 इरादा कत्ल का पर्चा दर्ज करा दिया गया, जिससे वो फिर जेल चले गए। मुकदमा चला और फिर दोनों भाइयों को 3-3 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई, जिसमें ये बरी हो गए। अब मोहम्मद खान नंबरदार के खिलाफ हो गए और इसी दौरान मोहम्मद खान के एक और भाई भी छुट्टी लेकर गांव आ गए और लोग समझने लगे कि अब कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होगा। मगर हालात ऐसे हो गए कि मोहम्मद खान को फिर सब्र करना पड़ा। नंबरदार ने इनको सुलह का पैगाम भेजा। इलाके के लोगों के इसरार पर इनमें सुलह हो गई और ये मामला ख़त्म हो गया। पीर साहब को ये सुलह एक आंख न भाई और उन्होंने मोहम्मद खान के नाना की पार्टी मौला बख्श वगैरह को उकसाया। मौला बख्श ननियाल की तरफ से मोहम्मद खान के रिश्तेदार थे, मगर इनसे दरीना चपकलिश चली आ रही थी। पीर साहब ने इस दबी राख को चंगारी दी, जिससे इलाके की ज़मीन खून से रंगीन होने लगी और एक ऐसी खूनी और लर्जा खेज दास्तान लिखी जाने लगी जिसे तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकेगी। मोहम्मद खान की सन 1954 में मौला बख्श के ख़ानदान में शादी हुई, जो कि पसंद की थी। मौला बख्श ख़ानदान ने इस शादी की मुखालफत की और कोई भी शादी में शामिल ना हुआ। नाना के ख़ानदान से पहले ही दुश्मनी थी, जबकि इस शादी ने जलती पर तेल का काम किया। पीर साहब ने जब ये सारा मामला देखा तो वो मौका हाथ से ना जाने दिया और मौला बख्श ख़ानदान को इतना भड़का दिया कि सब इनके खून के प्यासे हो गए। पीर साहब ने इनको यकीन दिलाया कि अगर वो इन दोनों भाइयों को कत्ल करवा दें तो ना सिर्फ इनको केस से बरी करवा लेंगे, बल्कि इनको हर किस्म की अमदाद भी देंगे। पीर साहब का तीर ठीक निशाने पर लगा और मौला बख्श ने अपने साथियों के हमरा एक बड़ा मंसूबा बनाया। एक दिन मोहम्मद खान अपने दोस्त फतेह शेर के साथ खेतों में थे कि एक शख्स भागता हुआ आया और उन्हें बताया कि बहुत सारे मुसल्लह अफराद उसे कत्ल करने के लिए बड़े रास्ते में नाकाबंदी करके बैठे हैं। मोहम्मद खान ने ख़तरे की परवाह किए बगैर हाथ में बर्छी पकड़ी और अपने दोस्त फतेह शेर के हमरा घर की तरफ चल पड़े। घर के करीब पहुंचे तो 10 से 15 अफराद ने इनका रास्ता रोक लिया। एक आदमी आगे बढ़ा और मोहम्मद खान को ललकारा। उसके हाथ में भी बर्छी थी। उसने मोहम्मद खान पर हमला कर दिया। मोहम्मद खान ने अपनी बर्छी उस आदमी के सीने में उतार दी, जिससे वो आदमी मौके पर ही हलाक हो गया। ये देखते ही उस आदमी के साथियों ने मोहम्मद खान पर हमला कर दिया। मोहम्मद खान वहां से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए और अपने एक अजीज़ के डेरे पर पहुंच गए। मुखालफिन ने पीछा किया, लेकिन डेरे में घुसने की हिम्मत ना की और बाहर ही इंतज़ार करने लगे। इसी असना में मोहम्मद खान के भाई हाशिम खान को सारी सूरत हाल का इल्म हो गया और वो अपने साथियों के हमरा उस डेरे पर पहुंच गए। दोनों अतराफ से फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इस फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद खान के 2 कज़न कत्ल हो गए और 2 शदीद ज़ख्मी हो गए, जबकि मोहम्मद खान और हाशिम खान मौजज़ाती तौर पर महफूज रहे, जबकि मुखालफिन मौका वारदात से निकलने में कामयाब हो गए। पुलिस पहुंची और इन कत्लों का पर्चा मोहम्मद खान पर दर्ज कर दिया गया। इनमें मुखालफिन के 22 अफराद भी शामिल थे।
इन सब को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में केस चला और 1 साल बाद मोहम्मद खान को 14 साल कैद जबकि मुखालफिन को 48 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। हाशिम खान ने इस सज़ा के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील दायर की। मोहम्मद खान की तरफ से नामवर वकील पीरा बख्श थे जबकि मुखालिफ पार्टी का केस अब्दुल कयूम खान ने लड़ा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अजीज़ अहमद और एक अंग्रेज़ जज को इस केस के फैसले के लिए तैनात किया गया। 8 माह तक केस की समाअत जारी रही, जिसके बाद हाई कोर्ट ने दोनों मुखालफिन को बरी कर दिया। बरी होने के कुछ अरसा बाद ही एक और खौफनाक वाक़या पेश आया और इलाके में लाशों के ढेर लग गए। एक रात 30 से 35 मुसल्लह अफराद ने मोहम्मद खान के घर हमला कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। दोनों भाइयों ने अपने घर में ही असलहा के साथ मोर्चे संभाल लिए और जवाबी फायरिंग करने लगे। देखते ही देखते 9 अफराद मौके पर ही कत्ल हो गए और कई जख्मी हो गए। बाकी अफराद ये देखकर जान बचाकर मौके से निकल गए। इलाके में कोहराम बर्पा हो गया क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा तसादम नहीं हुआ था। दहशत और खौफ ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। इंस्पेक्टर पुलिस की भारी नफरी के हमरा वहां पहुंचे जो कि मकतूलीन के रिश्तेदार और पीर साहब के खास थे। इस वाक़े की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर डाल दी गई। इस केस में मोहम्मद खान के बहनोई मलक अली खान जो एक स्कूल में हेड मास्टर थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही मोहम्मद खान के बड़े भाई रनबाज खान पर भी 302 का मुकदमा डाल दिया गया। हत्ता के मलक अली खान के भाई को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हालातों वाक़यात के पेश नज़र दोनों भाइयों मोहम्मद खान और हाशिम खान ने मफरूरी का फ़ैसला किया और वादी सून के पहाड़ों में रुपोश हो गए। सन 1961 में एक दिन मोहम्मद खान का भाई रनबाज खान मस्जिद से जुमा पढ़कर निकल रहे थे कि मुखालफिन ने फायरिंग करके इनको मौके पर ही कत्ल कर दिया। इस वाक़े के चंद दिन बाद अदालत ने मोहम्मद खान के रिश्तेदारों को 9 कत्लों के केस में रिहा कर दिया क्योंकि केस साबित नहीं हुआ, जबकि मोहम्मद खान और हाशिम खान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। जब मोहम्मद खान और हाशिम खान को अपने भाई के कत्ल की इतला मिली तो उन पर जैसे बिजली गिर गई हो और उनका दिमाग बदले की आग में जलने लगा, जबकि पुलिस की भारी नफरी उन दोनों को जगह जगह तलाश कर रही थी। जबकि दोनों भाई वादी सून के पहाड़ों में ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन दिनों वादी सून और आसपास के इलाकों में जराइम पेशा लोगों ने वारदातों का बाजार गर्म कर रखा था, जिनमें डकैतियां और डाके वगैरह शामिल थे, जिससे पुलिस ने यही तासुर लिया कि ये वारदातें मोहम्मद खान करवाते हैं। यूं मोहम्मद खान के नाम के साथ डाकू का लफ्ज़ जुड़ गया, जो कि वक्त और हालात के रेले में बहकर यहाँ तक पहुँचे थे और उन्हें वक्त और हालात ने एक अलग सोच का मालिक बना दिया था। वादी सून में मोहम्मद खान को अपने साथियों, रिश्तेदारों और कुछ पुलिस वालों का ताउन भी हासिल रहा। दुनिया की नज़र में मोहम्मद खान एक डाकू बन चुका था। मोहम्मद खान की दहशत उस इलाके के अलावा आसपास और दूर दूर तक फैल चुकी थी, मगर असल हकीकत इसके बरअक्स थी। बड़े भाई रनबाज खान के कत्ल के कुछ अरसा बाद हाशिम खान भी गुर्दों के आर्जा की वजह से वफात पा गए, जिसके बाद मोहम्मद खान ने रूपोशी की ज़िंदगी तर्क करने का फ़ैसला किया और ढोक मसाइब गांव में मुस्तकिल रहाइश इख्तियार कर ली। अब उनके हालात बदल चुके थे, पुलिस भी उनसे खौफ खाने लगी थी। मोहम्मद खान चुन चुन कर अपने मुखालफिन को मारते रहे। जब से मोहम्मद खान ने ढोक मसाइब पर डेरा जमाया था तो उनकी दहशत ज़िला चकवाल, अटक, रावलपिंडी समेत पंजाब में पहुंच चुकी थी। उनके मुखालिफ जो बच गए थे खुद चलकर उनके पास पहुंच गए और इनसे सुलह कर ली। यहाँ से मोहम्मद खान के नए दौर का आगाज़ हुआ, जिसमें उन्होंने एक अलग निज़ाम और रियासत कायम करने का सोचा, जिसमें रिश्वत, नाइंसाफ़ी, जुल्म और अमीरों के कहने पर फैसले ना हों और जालिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। फिर मोहम्मद खान ने ऐसा ही किया और अपनी एक अलग रियासत बना ली और अदालत कायम कर दी। पुलिस अफसरान, तहसीलदार और दूसरे सरकारी महकमों के सरबराहान
मोहम्मद खान के पास आया करते थे और फैसले किया करते थे जिनकी उनको तनख्वाह दी जाती थी। हज़ारों रज़ाकार थे, मुकदमात की बाकायदा इंक्वायरियाँ की जाती थीं और मुहर्रिर सब नोट करते थे। तमाम मुकदमात की कार्रवाइयाँ सुनने के बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो फ़ैसला देते उन पर दस्तखत करते और उन पर अपने सामने अमल दरामद कराया जाता था। इन इलाकों की इंतज़ामिया बिल्कुल बेकार होकर रह गई थी, जबकि सारा कंट्रोल मोहम्मद खान के हाथों में चला गया। मोहम्मद खान की इजाज़त के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं था। सन 1963 से सन 1966 तक अपनी रियासत के मोहम्मद खान बेताज बादशाह थे। सन 1965 में जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो मोहम्मद खान ने जनरल मूसा और सदर अयूब को ख़त लिखा कि उसे 5000 साथियों के हमरा महाज पर जाने की इजाज़त दी जाए, मगर जल्द ही जंग बंदी के बायस उनकी ये हसरत पूरी ना हो सकी। मोहम्मद खान का असर और रसूख बहुत ज़्यादा फैल चुका था। वो अपनी अदालतें सरकारी रेस्ट हाउसेज में लगाया करते थे जिस पर उनका कब्ज़ा होता था। फिर वक्त ने अंगड़ाई ली और मलक मोहम्मद अमीर खान और सदर अयूब के दरमियान इख्तलाफात हो गए। मलक मोहम्मद अमीर खान ने गवर्नरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। मोहम्मद खान के मुखालफिन ने सदर अयूब को इसके ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया, जिससे हुकूमत की पूरी मशीनरी मोहम्मद खान के ख़िलाफ़ हरकत में आ गई और मोहम्मद खान का ज़वाल शुरू हुआ। सन 1966 में सदर अयूब को इंटेलिजेंस ने इतला दी कि मलक मोहम्मद अमीर खान मोहम्मद खान के हाथों उनको कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं, जिस पर सदर अयूब ने आईजी पुलिस को फौरी तौर पर मोहम्मद खान की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया, जिस पर मोहम्मद खान को अपना डेरा छोड़कर मुल्तान जाना पड़ा और फिर वहां से बहावलपुर चले गए, जबकि बाल बच्चों को सरगोदा अपने रिश्तेदारों के यहाँ भिजवा दिया। पुलिस ने वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी। 9 माह रूपोश रहने के बाद पुलिस को खबर मिली कि मोहम्मद खान ढोक शहर के इलाके में मौजूद हैं। पुलिस ने एसएसपी की ज़ेरे निगरानी भारी नफरी के हमराह पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और मोहम्मद खान को गिरफ्तारी का कहा। मोहम्मद खान ने गिरफ्तारी देने में रजामंदी का इजहार किया और यूं ही वो पुलिस के सामने आए, पुलिस के एसएसपी ने उनको सीने में गोली मार दी, जिससे वो शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर गिर गए। जब अयूब खान को इस वाक़े की इतला मिली तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद खान को फ़ौरन मिलिट्री हस्पताल दाखिल कराया जाए, जिस पर मोहम्मद खान को फौरी रावलपिंडी हस्पताल मुंतकिल किया गया और ऑपरेशन के बाद गोली निकाल दी गई। मोहम्मद खान 18 दिन हस्पताल में पुलिस की ज़ेरे निगरानी ज़ेरे इलाज रहे, जिसके बाद उन्हें शाही किला लाहौर मुंतकिल कर दिया गया और क्राइम ब्रांच ने इनकी तफ्तीश शुरू कर दी। 6 माह शाही किले में रहने के बाद मोहम्मद खान को गुजरांवाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया और वहां इनको फांसी वाली कोठरी में रखा गया। हालांकि अभी इनको किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई थी। हुकूमत ने इस मुकदमे के लिए खुसूसी पैनल तश्कील दिया। 8 माह समाअत जारी रहने के बाद बिला आखिर 12 सितंबर सन 1968 को मोहम्मद खान धरनालिया को 5 बार सजाए मौत और 149 साल कैदे बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। मोहम्मद खान ने 12 साल काल कोठरी में गुजारे। इनको ना किसी वकील की इजाज़त थी और ना वो किसी से मिल सकते थे। 8 जनवरी सन 1976 की सुबह मोहम्मद खान को फांसी देने के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके थे। फांसी पर लटकाने से सिर्फ 5 घंटे कबल हाई कोर्ट की जानिब से फांसी पर अमल दरामद रोक दिया गया। 6 जनवरी सन 1976 को मोहम्मद खान के छोटे भाई ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जो मंजूर कर ली गई, मगर 149 साल की कैद अभी भी बाकी थी। 12 साल कैद काटने वाले मोहम्मद खान धरनालिया अपने इलाके के बेताज बादशाह 29 सितंबर सन 1995 को तबई मौत फोत हुए और इनको ढोक मसाइब तहसील तलाकंग ज़िला चकवाल में दफन कर दिया गया। चुदराहट, सियासी मुखालफतें, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं।
इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।